आज लास्ट पार्ट है लिटरेरी टर्म का। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आप लोगों को? अच्छा, विजुअलिटी कैसी है? बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? अगर आप लोग नोट कर लिए हों तो मैं थोड़ा सा हल्का हल्का एक्सप्लेन भी करता चलूं। ड्रामेटिक आयरनी, जिसको हम नाटकीय विडंबना कहते हैं। हाँ जी, बताएं। चलिए ठीक है, आप लोग नोट कर लें। जिसको हम नाटकीय विडंबना भी कहते हैं हिंदी में। वास्तव में समटाइम्स इट सो हैपेंस दैट ए वर्ड इज स्पोकन और एन एक्ट इज डन अनकॉन्शियसली बाय कैरेक्टर ऑफ ए प्ले। किसी नाटक में कोई पात्र कभी अनकॉन्शियस रूप से या तो कोई स्पीच बोलता है, शब्द बोलता है, या फिर कोई ऐसा कार्य करता है जिसके बारे में ही हिमसेल्फ इज इग्नोरेंट, अनपरसीव्ड। उसके अपकमिंग रिजल्ट के बारे में उसको पता नहीं होता है, एंड द अपकमिंग consequence is also not understood by other characters of the play, but audience knows it. आने वाली घटनाओं का प्रभाव कैसा होगा इसके बारे में नाटक के और कैरेक्टर भी नहीं जान पाते हैं और ना ही बोलने वाला जानता है, लेकिन ऑडियंस इस बात को अच्छी तरह से समझती है। इसी सिचुएशन को, इसी स्थिति को ड्रामेटिक आयरनी कहा गया है। अगर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझें। हाँ जी, हेलो, क्या समझाऊं? अब इसको यूं समझिए एग्जाम्पल से कि आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा होगा कि एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथली इन फेवर ऑफ शाइलॉक, बट सडनली द सिचुएशन इज टोटली टर्न्ड अगेंस्ट हिम। दैट सिचुएशन इज नोन एज ड्रामेटिक आयरनी, राइट? आगे है 1 लाख। 1 लाख वास्तव में एक ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखी गई कविता होती है। द फादर ऑफ 1 लाख वॉज थियोक्रिटस। 1 लाख का फादर थियोक्रिटस को कहा गया है। इट इज ए पास्टोरल पोएम। यह प्रकृति के पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक कविता होती है, इन विच शेफर्ड्स कन्वर्स विद वन अनदर। और इस कविता में शेफर्ड एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जॉर्जिक्स, ये उत्तराखंड में भी पूछा गया है डियर, और DSSB में हायर में भी पूछा गया है। जॉर्जिक्स इज ए डिडैक्टिक पोएम। वास्तव में एक शिक्षाप्रद कविता होती है। वर्जिल फॉर द फर्स्ट टाइम रोट जॉर्जिक्स। पहली बार जॉर्जिक्स लिखने का काम वर्जिल ने किया। इन विच ही वेरी माइन्यूटली डेल्ट विद द आर्ट ऑफ फार्मिंग, जिसमें बड़ी बारीकी से उसने फार्मर्स और फार्मिंग के बारे में एक डिडैक्टिक वे में शिक्षाप्रद ढंग से अपनी बातों को व्यक्त किया है। तो इस तरह की कविता जो रूरल बैकग्राउंड पर लिखी जाती है,
और जिससे कुछ सीख मिलती है प्रकृति से संबंधित या फिर फार्मिंग से संबंधित, फार्मर से संबंधित, तो इस तरह की कविताओं को जॉर्जिक्स कहा जाता है। और ओडिपस कॉम्प्लेक्स, वास्तव में अगर हम ग्रीक लिटरेचर की बात करें तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स कोई नया नहीं है। इन आवर इंडियन लिटरेचर and in psychology, this complex is prevalent. The opposite libidinal, the positive libidinal feeling that a child develops towards the parent of opposite sex. इसको बड़े आसानी से आप समझेंगे। अगर किसी पेरेंट्स के दो बच्चे हैं जिसमें एक मेल है और दूसरा फीमेल है, तो आपने देखा होगा कि फोटो खिंचवाते वक्त बच्ची जो है वो पिता की गोद में होती है और बेटा जो है वो माँ की गोद में बैठता है। तो ये स्वाभाविक सी चीजें हैं कि विद लिबिडिनल फीलिंग, एक लिबिडिनल कहते हैं जिसको हम सेक्सुअल फीलिंग, और सेक्सुअल को नेगेटिव अर्थ में मत लीजिएगा। सेक्स डियर एक एनर्जी है और फ्राइड ही कहता है कि एवरी ह्यूमन एक्शन इन दिस वर्ल्ड एक्सर्ट्स out of this craving desire of contentment of sex। तो एक स्वाभाविक रूप से जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, जो एक बच्चा अपने पेरेंट्स के प्रति डेवलप कर लेता है, उसी को ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। पेरेंट्स से अगर बालक है तो माँ को ज़्यादा स्नेह करेगा, माँ जो है वो बच्चे को ज़्यादा प्रेम करेगी, और पिता जो है वो बेटी को ज़्यादा स्नेह देता है। तो ये जो क्रॉस लिबिडिनल फीलिंग होती है, इसी को ओडिपस कहा जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, व्हेन रिजॉल्व्ड, अगर ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स हमेशा बना रह जाए तो इट गिव्स बर्थ टू अ परवर्ट पर्सनैलिटी। तो अगर ओडिपस कॉम्प्लेक्स का उचित रूप से भी समाधान नहीं किया जाए तो जो व्यक्ति ओडिपस कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होता है उसका व्यक्तित्व तो पूरी तरह से विकृत हो जाता है। When unresolved is conceived as source of adult personality disorder, अगर इसका समापन ना हो, समाधान ना हो ओडिपस कॉम्प्लेक्स का, तो जब व्यक्ति बड़ा होता है तो उसके पर्सनैलिटी में एक व्यतिक्रमता पैदा हो जाती है, डिसऑर्डरलीनेस आ जाता है या परवर्जन आ जाता है, विकार हो जाता है। अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो सोफोक्लिस wrote a play under title Oedipus Rex। रेक्स कहते हैं राजा को। सोफोक्लिस ने एक नाटक लिखा था ओडिपस रेक्स, यानी किंग ओडिपस, और उसी के नाम पर मनोविज्ञान में ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा डेवलप हुई। कहानी ये होती है कि ओडिपस अननोइंगली अनकंसीव्ड मैरिड विद हिज ओन मदर, कि अनजाने में अपनी ही माँ से ओडिपस राजा विवाह कर लेता है। और फिर क्या होता है कि 7 वर्षों तक लगातार उसके राज्य में सूखा हो जाता है। He at once approached to the temple of Delphi। डेल्फी के मंदिर में जाता है। Oracle retold every situation and then Oedipus went out to observe penance। और इसके बाद ओडिपस तपस्या करने के लिए चला जाता है। तो पहला उदाहरण जो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स का सोफोक्लिस ने दिया था, और इंग्लिश लिटरेचर में D.S. लॉरेंस का आपने एक नॉवेल पढ़ा होगा, सन्स एंड लवर। डिटेल में इसकी चर्चा नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म भी है। पहले तो इस शब्द को अगर समझा जाए तो ऑब्जेक्टिव कहते हैं परटेनिंग टू ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से संबंधित, और कोरिलेटिव कहते हैं सह संबंध या साहचर्य। मतलब क्या हुआ कि एलियट ने एक ऐसे लिखा था और उसका टाइटल था हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, हेमलेट और उसकी समस्याएं। एलियट यूज्ड दिस टर्म एक्सप्लेनिंग। एलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की व्याख्या क्या किया
कि हाउ इमोशन इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन पोएट्री, कि किस तरह से कविता में भावनाओं को सर्वोत्तम ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी सिंपली ट्रांसमिटेड फ्रॉम पोएट्स माइंड टू रीडर्स। कभी ऐसा भी होता है कि कवि के मन में एक गहनतम अनुभूतियां होती हैं, इमोशन होते हैं, जिसको वह पूरी तरह से पाठकों के दिमाग में इंस्टिल नहीं कर पाता है, यानी ट्रांसमिट नहीं कर पाता है, कि जो अनुभूतियां, जो पैशन, जो इमोशन एक कवि के दिमाग में है, ठीक उसी तरह के पैशन को, इमोशन को पाठकों के दिमाग में डाल पाना लगभग असंभव है। In poetry, it cannot be simply transmitted from poet's mind to readers. It has to turn itself into something concrete. वास्तव में कवि के दिमाग में जो इमोशन है, उस इमोशन को कवि क्या करता है कि एक कॉन्क्रीट, एक साक्षात किसी, जैसे कि कोई किसी व्यक्ति की तस्वीर हो या फिर ऑब्जेक्ट की हो, मिटा रहे हैं ऊपर से लिखे, it turns itself into picture, place, into a person, place or object. वास्तव में उस भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कवि को या तो किसी स्थान या किसी ऑब्जेक्ट या किसी व्यक्ति की तस्वीर का सहारा लेना पड़ता है। द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, the external object evolves the emotion in the mind of readers, in the mind of readers or audience. तो उस अनुभूतियों का सह संबंध स्थापित करने के लिए कवि क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेता है, ताकि वह अपने दिमाग में क्या लिख रहे हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल बता सकते हैं, द बेस्ट एग्जाम्पल इन हैमलेट, बोलिए कौन सी सिचुएशन है, इज मर्डर ऑफ गोंजागो, मर्डर ऑफ गोंजागो। और इसमें कहता है ना कि प्ले इज द थिंग आई परसीव एवरीथिंग। हैमलेट कहता है कि इस प्ले के माध्यम से मैं इस बात को पता करने की कोशिश करूंगा कि वेदर क्लॉडियस इज ऑफ गिल्टी कॉन्शियंस और नॉट। ठीक है, तो ये मर्डर ऑफ गोंजागो वर्क्स लाइक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ओके डियर, और इसको मिटा रहे हैं। आज हमें थोड़ा सा आजमगढ़ दवा भी लेने जाना है, तो एक 4 टर्म हम एक ही चीज में जो है समझ बताते हैं। एक आपने किसी भी एरिस्टोटल has enumerated five elements
5 elements in a play. किसी भी नाटक में अरस्तु ने 5 एलिमेंट को गिनाया है। एक आप लोग इसमें से जानते होंगे, देखिए किसी भी नाटक का, चाहे वो ट्रेजेडी हो चाहे वो कॉमेडी हो, तो उसकी शुरुआत होती है एक्सपोजिशन से। क्या? एक्सपोजिशन। वास्तव में नाटक के प्रारंभ में या तो कोरस के माध्यम से या फिर कैरेक्टर स्वयं आकर के किस तरह का प्ले है, उसका आफ्टर इफेक्ट जो है ऑडियंस के ऊपर क्या पड़ने वाला है और इसके परिणत इसका परिणाम कैसे होगा, उसके बारे में ब्रीफिंग करता है, उसी को एक्सपोजिशन। तो जब एक्सपोजिशन समाप्त होता है तो फिर नाटक ग्रोथ में आ जाता है, यानी नाटक अब धीरे धीरे अपने विकास की ओर जो है बढ़ने लगता है। और कोई भी सिचुएशन हो, जब वो ग्रोथ में होती है तो उसका एक क्लाइमैक्स भी होता है। और कोई भी चीज जब चरम पर पहुंचती है, क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, तो फिर उसमें डाउनफॉल भी होता है। ऐसी स्थिति को, क्लाइमैक्स से जो नीचे आते हैं हम समापन की ओर, उसको जो है रिजोल्यूशन कहा जाता है। रिजोल्यूशन। और अगर रिजोल्यूशन है किसी भी नाटक का, अगर वो ट्रेजेडी है, आजे अगर वो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज कट के आ रही है, अगर ट्रेजेडी है तो उसको हम कैटास्ट्रॉफिक एंडिंग कहते हैं। किसी भी ट्रेजेडी का जो समापन होता है उसको वो कैटास्ट्रॉफिक होता है। और किसी भी अगर कॉमेडी का अंत जो होता है तो उसके अंत को डेनाउमेंट कहते हैं। क्या? डेनाउमेंट। फिर से एक बार सुन लें। अरस्तु ने अपने पोएटिक्स में ये कहा है कि किसी भी नाटक में जो शुरुआत होती है वो एक्सपोजिशन कहलाता है। एक्सपोजिशन एक ब्रीफिंग होती है पूरे नाटक के संबंध में, और ऑडियंस जब पूरे नाटक की ब्रीफिंग समझ लेता है, चाहे वो कोरस के माध्यम से हो या नाटक के कैरेक्टर के माध्यम से, तो फिर नाटक का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, जिसको ग्रोथ कहा है। और जो ड्रामेटिक सिचुएशन होती है वो क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, और क्लाइमैक्स के बाद धीरे धीरे नाटक रिजोल्यूशन, समापन की ओर बढ़ता है। अगर ट्रेजेडी है तो उसके समापन को क्या कहा गया है? डिनाउमेंट। और अगर ट्रेजेडी है तो उसके समापन को कैटास्ट्रॉफी कहा गया है। मित्रों, आज इतना ही। थोड़ा सा मैं क्षमा के साथ विदा ले रहा हूँ। कल और हम लोग कल शुरुआत करेंगे गालिवर्दी की। ठीक, ओके जी।